अथर्व और शिवांगी दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन दोनों ने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं था। शिवांगी खिड़की पर खड़े ही अथर्व की यादों में खो गई थी कि तभी आरोही फिर से उसके कमरे में आई और शिवांगी को वहीं पर खड़ा देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, शिवांगी तुम अभी तक यही हो? हम लोग कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। शिवांगी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जीभ को दांतों तले दबाकर बोली, ओ सॉरी भाभी, मैं बस अभी फ्रेश होकर आती हूँ। शिवांगी जल्दी से अपने कपड़े उठाकर फ्रेश होने चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा आरोही वही बैठी हुई थी। आरोही उसे देखकर हंसते हुए बोली, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे तेरे सपनों का राजकुमार शायद मिल गया है, इसीलिए उसके ख्वाब में खोई है। शिवांगी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आरोही मुस्कुराने लगी और शिवांगी को देखकर वो प्यार से बोली, ठीक है, मान लेती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तो यही दुआ करूंगी कि तुझे तेरा वाला जल्दी मिल जाए। ये सुनकर शिवांगी खुश होकर उसके गले लग गई। ओह भाभी, आई लव यू, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। आरोही ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चली गई। वही सिंघानिया मेंशन में थोड़ी देर बाद अथर्व और रौनक ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने रूम से निकले। वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए हंस रहे थे। नीचे पहुंचते ही दोनों रुक गए। कौशल्या जी डाइनिंग टेबल पर गुस्से से बैठी थी। अथर्व फुसफुसाया, आज तो दादी माँ का मूड खराब है। रौनक बोला, ब्रेकफास्ट पर हम लेट पहुंचे हैं, पक्का इसी बात पर नाराज है। अथर्व मुस्कुराया, फॉर्मूला नंबर 15 डन। रौनक ने आंख दबाई। दोनों ने अचानक नीचे आकर कौशल्या जी को पीछे से गले लगा लिया और उनके गालों पर किस कर दिया। पल भर में ही कौशल्या जी के गुस्से से लाल चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नकली गुस्सा दिखाकर बोली, बहुत शैतान हो तुम लोग, मुझे गुस्सा भी नहीं होने देते। अच्छा चलो अब नाश्ता कर लो। थोड़ी देर बाद सब टेबल पर बैठ गए। उनके पापा नरेन जी भी उनके साथ ही बैठे थे। रौनक ने जैसे ही बाउल का ढक्कन उठाया वो एकदम से चौंक कर बोला, ओह, आलू गोभी और भिंडी। कौशल्या जी और नरेन जी एक पल के लिए चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनकी नजर अथर्व के ऊपर टिक गई, जो मुस्कुरा रहा था। कौशल्या जी खुद से बोली, ये तो अथर्व और रौनक की माँ सुगंधा की मनपसंद डिश है, लेकिन उसके जाने के बाद तो मैंने मना किया था कि सुगंधा से रिलेटेड किसी भी चीज का जिक्र घर में नहीं होना चाहिए, वरना अथर्व फिर से उन्हीं कड़वी यादों में डूब जाएगा। अथर्व के हाथ भी एकदम से रुक गए। एक पल को उसकी आंखें बंद हुई, जैसे कोई पुराना जख्म ताजा हो गया हो। वो उठकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहां का माहौल सीरियस हो गया। कुछ ही देर में अथर्व लैपटॉप लेकर वापस आया और टेबल पर शांति से बैठ गया। उसने सबको देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप सब इतने चुप क्यों है? नरेन कुछ बोलने वाले थे कि अथर्व ने रोक दिया। डैड प्लीज, आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कि किस बात पर रिएक्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। सबने राहत की सांस ली। अथर्व सबको देखकर बोला, मैंने ही शांता काकी को कहकर माँ की फेवरेट डिश बनवाई है और मैं बस रूम में एक जरूरी मेल चेक करने गया था। उसकी बातों से सब लोगों ने राहत की सांस ली और जैसे ही सबने अपनी अपनी प्लेट उठाई, अथर्व उन्हें रोकते हुए बोला, अभी कोई नाश्ता नहीं करेगा। इतना सुनते ही वो तीनों चौंक गए। तभी कौशल्या जी ने पूछा, क्यों? अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, माहिर आ रहा है, साथ में खाएंगे। माहिर का नाम सुनकर कौशल्या जी ने मुंह बना लिया और अपना माथा पकड़कर बोली, क्या वो यहाँ आ रहा है? तभी रौनक ने पूछा, पर आपको कैसे पता भाई कि वो बस अभी आने वाले हैं? अथर्व ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 3 से 1 तक उल्टी गिनती गिन। ये सुनकर रौनक थोड़ा सा हैरान हो गया और फिर से बोला, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे 3 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने पर माहिर भाई यहाँ आ जाएंगे? चलो ठीक है, देखते हैं। रौनक ने गिनती बोलनी शुरू कर दी, 3, 2, 1। अभी उसने पूरी गिनती बोली भी नहीं थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हेलो एवरीवन। सब ने मुड़कर देखा। माहिर दरवाजे पर खड़ा था। रौनक हैरानी से अथर्व को देखने लगा। अथर्व अब भी लैपटॉप को देखकर मुस्कुरा रहा था। रौनक भागकर माहिर के गले लगा और खुश होकर बोला, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। माहिर ने चौंक कर कहा, पर मैंने तो बताया भी नहीं था कि मैं आज आ रहा हूँ। रौनक ने अथर्व की ओर देखकर कहा, बस पता चल गया। अथर्व लैपटॉप बंद करते हुए बोला, चलो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमें ऑफिस के लिए भी निकलना है। माहिर, तुझे पता है आज खाना मॉम की पसंद का बना है। माहिर खुश होकर कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को रगड़ने लगा। क्यों, फ्लाइट में खाने को नहीं मिला था क्या? कौशल्या ने चिढ़ते हुए उसे घूर कर कहा। ये सुनकर नरेन और रौनक की हंसी छूट गई, तो वही अथर्व भी साइड में देख अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। माहिर ने एक नजर अथर्व को देखा, फिर कौशल्या से बोला, दादी माँ अब आप ही बताइए, फ्लाइट में घर के खाने जैसा स्वाद कहाँ? और जहाँ आप जैसी इतना प्यार करने वाली दादी माँ हो तो भूख तो लगनी ही है। क्यों अथर्व, सही कह रहा हूँ ना? अथर्व की नजर उन दोनों पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नाश्ता करने लगा। वही शिवांगी अपने रूम में एक नॉवल पढ़ रही थी कि तभी उसके फोन की बेल बजी। उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ संगीता बोल। दूसरी ओर से संगीता की आवाज आई, तू परसों फेयरवेल के लिए आ रही है ना? शिवांगी ने बुक साइड में रखते हुए कहा, नहीं यार, मुझे नहीं आना, मुझे ये सब पसंद नहीं, तुम लोग ही एंजॉय करो। संगीता उसे मनाते हुए बोली, यार ऐसा क्या कर रही है, आ जाना, मजे करेंगे। और वैसे भी ये लास्ट टाइम है हम सबका एक साथ, और ये टाइम हमें साथ में मिलकर एंजॉय करना चाहिए ना। तुझे पता है हमारे प्रिंसिपल ने किसी स्पेशल पर्सन को फेयरवेल में इनवाइट किया है। शिवांगी एक्साइटेड होकर बोली, किसे? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले हाँ बोल, फिर ये राज खुलेगा। संगीता ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़ी दोस्त को हाई फाई देते हुए कहा। शिवांगी बेड पर बैठकर बोली,
ये गलत बात है, तू मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। संगीता ने हंसते हुए कहा, अगर इस तरह ब्लैकमेल करने से तू आ जाती है तो यही सही। शिवांगी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ, मगर ये मत समझना कि मैंने नाम जानने के लिए यहाँ कहा है, वो तो मैं बस तुम लोगों के लिए आ रही हूँ। संगीता मुस्कुराकर बोली, ठीक है मैडम, आप आ रही है हमारे लिए वही काफी है। शिवांगी उसकी इस बात पे मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बाय। संगीता ने उसे रोकते हुए कहा, क्या बाय, जानना नहीं चाहेगी वो स्पेशल पर्सन कौन है? शिवांगी फिर से बोली, जब परसों आऊंगी तो अपने आप पता चल जाएगा, इसलिए नाम जानकर क्या करूंगी, रखती हूँ बाय। संगीता तुरंत बोली, अरे अरे किस बात की तुझे इतनी जल्दी है, रुक जा, बिना नाम बताए तो मैं तुझे फोन नहीं रखने दूंगी। शिवांगी पेज पलटते हुए बोली, तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है बताने के लिए, चल बता ही दे, ऐसे कौन से स्पेशल पर्सन को सर ने इनवाइट किया है? संगीता ने तभी मुस्कुराकर कहा, अथर्व सिंघानिया। संगीता की बात सुनकर शिवांगी पेज पलट कर बोली, तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रही है नाम बताने के लिए, चल बता ही दे, ऐसे कौन से स्पेशल पर्सन को सर ने इनवाइट किया है? संगीता मुस्कुराकर बोली, अथर्व सिंघानिया। ये सुनते ही शिवांगी के पेज पलटते हुए हाथ रुक गए। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, रह गई ना हैरान? शिवांगी हैरान होकर बोली, पर पिछली बार तो उन्होंने आने से मना कर दिया था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो मान गए? संगीता ने उसकी बात का जवाब दिया, माने नहीं है, लेकिन इस बार उनके आने के चांसेस है, ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वो हमें मोटिवेट कर सके। शिवांगी ये सुनकर कुछ सोचने लग गई। तभी संगीता फिर से बोली, सुना है कि बहुत ही हैंडसम है वो, बट अभी तक सिंगल है, स्ट्रेंज ना? सुन ना, क्यों ना हम लोग फेयरवेल के लिए शॉपिंग पर चले, आखिर इतने बड़े आदमी आ रहे हैं हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बनकर, हमें भी तो अच्छा दिखना होगा ना? शिवांगी ने तुरंत कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, बाय, मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। उधर से संगीता बड़बड़ाई, अरे सुन तो, बोरिंग पर्सन। इधर शिवांगी अथर्व का नाम सुनकर मुस्कुराने लगी और उसने फिर से अपना ध्यान नॉवेल में लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसके घर की घंटी बजी। शिवांगी की माँ ने दरवाजा खोला तो संगीता दंदनाते हुए अंदर घुस गई। उसने शिवांगी की मम्मी को नमस्ते किया और उसके रूम की तरफ जाते हुए बोली, आंटी शिवांगी अपने कमरे में ही होगी ना? वो मैं उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने आई हूँ। हमारी फेयरवेल आने वाली है और मेरे पास कुछ भी ढंग का नहीं है पहनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि शिवांगी भी अपने लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ले ले। संगीता ने रास्ते से ही शिवांगी को फोन किया था, क्योंकि उसे पता था कि फोन पर वो उसके साथ जाने के लिए नहीं मानेगी। इसलिए फोन काटने के थोड़ी देर बाद ही वो उसके घर पहुंच गई थी। वो फिर से बिना रुके बोली, आज ही मैंने उसे फेयरवेल के बारे में बताया है, मुझे मालूम है वो शायद आप लोगों को नहीं बताएगी, उसे ये सब पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं खुद ही आ गई। शिवांगी की माँ ने संगीता को देखकर सिर हिलाते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, उसे तो घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं है। ठीक है, तुम उसे शॉपिंग पर ले जाओ। शिवांगी ने बहुत मना किया, लेकिन संगीता नहीं मानी और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी ओर अथर्व और माहिर ऑफिस के लिए निकलने लगे। अथर्व आगे आगे चल रहा था और माहिर उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो रौनक, नरेन और कौशल्या को इशारों ही इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में वो दोनों बाहर आकर ऑफिस के लिए कार में बैठकर निकल गए। अथर्व फ्रंट सीट पर था और माहिर उसके बगल में बैठा था। अथर्व ने उसे एक नजर मुस्कुराकर देखा और ड्राइव करने लगा। यहाँ सिंघानिया हाउस से जैसे ही अथर्व बाहर गया, सब में जाने कैसी फुर्ती आ गई और सब सोफे पर आकर बैठ गए। शांता भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे खड़ी हो गई। रौनक के हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने साइड में रखे टेबल से एक पेंसिल बॉक्स उठाया और एक पेंसिल निकालकर उसे अपने होठों के बीच रखकर स्टाइल में कहा, लड़कियों को पेश किया जाए। ये सुनते ही कौशल्या जी को गुस्सा आया। उन्होंने उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, खुद को कहीं का गुंडा समझता है या अकबर आजम जो लड़कियों को पेश किया जाए बोल रहा है? थोड़ा तमीज से बात कर। मार पड़ते ही रौनक के मुंह से पेंसिल निकलकर नीचे गिर गई। ये देखकर शांता मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। नरेन जी भी मुस्कुरा उठे। रौनक गुस्से में बोला, क्या दादी माँ, फील तो आने दिया होता ना कम से कम। कौशल्या जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अभी तेरे फीलिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरे भाई के अंदर की फीलिंग जगाने के लिए एक लड़की की जरूरत है, तू उसे ढूंढ। रौनक मुंह फुलाकर बोला, तभी सामने से 8-10 लड़कियां आ गई और सबके सामने लाइन में खड़ी हो गई। किसी ने इंडियन तो किसी ने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। सब एक से बढ़कर एक थी। नरेन, रौनक और शांता उन्हें मुस्कुराकर देख रही थी, जबकि कौशल्या जी वेस्टर्न ड्रेस वाली लड़कियों को देखकर बड़बड़ाने लगी, इन लड़कियों को कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है क्या? रौनक मुस्कुराते हुए बोला, दादी माँ ये आजकल का ट्रेंड है एंड विच इज वेरी नॉर्मल। कौशल्या ने उसे घूरते हुए कहा, होगा नॉर्मल, लेकिन मैं अपने अथर्व के लिए तुझे ये लड़कियां पसंद नहीं करने दूंगी। रौनक ने उन्हें साइड से हक करते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, आपका हुक्म सराखों पर। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो इनके पास जाकर थोड़ी वार्तालाप कर लूं। कौशल्या ने हाँ में सिर हिला दिया। रौनक जैसे ही उठने लगा, उसका पैर नीचे पड़ी पेंसिल पर फिसल गया। उसी वक्त सामने खड़ी एक लड़की ने उसे संभाल लिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौशल्या जी का मुंह खुला का खुला रह गया। नरेन जी भी इधर उधर देखने लगे और शांता ने तो आंखें ही बंद कर ली। रौनक को जब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसने लड़की को देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरा हाथ छोड़ेंगी? लड़की बोली, आप ठीक तो है ना? रौनक कुछ सोच कर बोला, अभी तक तो था, आगे का पता नहीं। लड़की हड़बड़ा कर बोली, जी मैं कुछ समझी नहीं। रौनक बहुत ही कैजुअल तरीके से बोला, कुछ नहीं, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। उसने हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया।
लड़की अपनी जगह खड़ी होकर उसे देखने लगी। रौनक अब अपने भाई की दुल्हन ढूंढने में लग गया था। वही अथर्व कार ड्राइव कर रहा था और माहिर अपने फोन में बिजी था। अथर्व कभी सामने देखता तो कभी माहिर को। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक अथर्व ने ब्रेक लगा दी। तभी माहिर ने उसे चौंकते हुए पूछा, मैं जानता हूँ तेरी स्माइल बहुत अच्छी है, मगर ये मुझे क्यों दिखा रहा है और कार क्यों रोकी? और तू मुझे देखकर इतनी स्माइल क्यों दे रहा है? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? माहिर ने शीशे में खुद को देखा और फिर से बड़बड़ाया, कुछ भी तो नहीं लगा हुआ, फिर क्यों मुस्कुरा रहा है? अथर्व ने बिना जवाब दिए यू टर्न ले लिया। ये देखकर माहिर ने परेशान होकर पूछा, अरे कहाँ जा रहा है? अथर्व ने सामने देखते हुए कहा, घर। अथर्व ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुक गई। उसी वक्त उसके पास एक स्कूटी आकर रुकी। अथर्व ने पहले ध्यान नहीं दिया। सिग्नल ग्रीन होते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। स्कूटी भी साथ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही स्कूटी थोड़ी आगे बढ़ी, अथर्व की नजर पीछे बैठी लड़की के हाथ पर पड़ी, जिससे उसने स्कूटी को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो उसने पार्क में देखा था। उसने झटके से गाड़ी रोक दी। वो बिना सोचे समझे धीरे से बड़बड़ाया, ये तो वही ब्रेसलेट वाली लड़की है।